नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। प्राइम एजेंडा लेकर हाजिर है प्राइम न्यूज पर। इन दिनों पाकिस्तान की स्केप वेलोसिटी जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान अपनी औकात और हैसियत से ज्यादा उड़ रहा है। स्केप वेलोसिटी क्या है, अब वो समझिए। स्केप वेलोसिटी वो न्यूनतम रफ्तार है जो किसी वस्तु को किसी ग्रह या खगोलीय पिंड की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए जरूरी होती है। मुनीर पाकिस्तान की ग्रेविटी से बाहर निकलकर अमेरिका के ग्रेविटेशनल पावर का शिकार हो गए हैं। अमेरिकी जमीन से भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं, लेकिन मियां भूल गए कि किसी भी स्केप वेलोसिटी चाहे कितनी भी हो, गिरता वो जमीन पर ही है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुल्ला मुनीर अमेरिका के लिए जिस रफ्तार से लॉन्च हुए थे, उसी स्पीड और स्केप वेलोसिटी से नीचे भी गिर रहे हैं। भारत के जवाब ने उनकी स्केप वेलोसिटी की हवा निकाल कर रख दी है। भारत ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की परमाणु धमकी का जवाब दे दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि परमाणु हथियार की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। हमें अपनी सुरक्षा करना आता है। किसी मित्र देश की धरती से की गई यह टिप्पणी दुखद है, खेदजनक है। दुनिया देख सकती है कि ऐसे बयान कितने गैर जिम्मेदाराना हैं। ये बातें उस देश पर भी शक पैदा करती हैं जहां परमाणु हथियारों को सुरक्षित होना बिल्कुल तय नहीं है। मुनीर इस गलतफहमी में थे कि अमेरिका से धमकी का जो गुब्बारा वो उड़ाएंगे, उससे भारत को खासा असर पड़ेगा। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी ने निडिल के जरिए पाकिस्तान की धमकी वाले गुब्बारे को फोड़ दिया है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के बेहुदा बयान के बाद अमेरिका पाकिस्तान को मूक सहमति क्यों दे रहा है। अपनी जमीन पर बनाए कायदे और कानून के खिलाफ अमेरिका आखिर कैसे जा सकता है। क्या ये सब अमेरिका की शह उसके इशारे पर हो रहा है? और इसी तमाम मसले पर हम अगले 1 घंटे लगातार चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार अमेरिका ने पाकिस्तान के इस बयान पर आपत्ति क्यों नहीं जताई। अमेरिकी कानून कहता है कि उसकी जमीन से किसी को परमाणु धमकी नहीं दी जा सकती है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस मूक सहमति का मतलब क्या है? सीज फायर का क्रेडिट ट्रंप लेते हैं और पाकिस्तान भी उन्हें इसका क्रेडिट देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक पाकिस्तानी मुल्क को, एक ऐसे मुल्क को जो अपनी जमीन से आतंकवाद को पनाह देता है, उसे आप परमिशन देंगे अमेरिका की सरजमीन से पाकिस्तान के जरिए भारत तक धमकियां आने के लिए। बड़ा सवाल यह भी है कि अब वहां पर जो ऑयल रिजर्व की बात अमेरिका कर रहा है कि वो भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ मिलकर तेल कारोबार करने वाला, और बहुत मुमकिन है कि वो तेल भारत भी खरीदे। इस तरह के नैरेटिव, इस तरह की बातचीत का आखिर मतलब क्या है? क्यों अमेरिका ये बार बार जाहिर करना चाह रहा है कि पाकिस्तान उसके लिए बहुत अहम है? मामला मिडिल ईस्ट का है, मामला साउथ एशिया का है, क्योंकि पाकिस्तान एक अकेला ऐसा जरिया है जिसके जरिए अमेरिका चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सरीखे मुल्कों पर नजर रख सकता है। ये लड़ाई, ये जंग उसी की है कि किसी तरह से एशिया के अंदर अपना दबदबा बनाया जाए। किसी तरह से चीन को टक्कर देने के लिए ये पूरा जो स्ट्रैटेजी, जो पूरी प्लान हो रही है, वो चलती है। जरा ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि मुनीर ने क्या कुछ कहा है। उसकी लाइन समझिएगा, उसका लब्बुलवाब समझिएगा, और फिर हम डिबेट में जाएंगे। सिंधु नदी पर बांध बना तो 10 मिसाइलें मारकर फारिग कर देंगे। मिसाइलों की धमकी दे रहे हैं। सिंधु नदी इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के बोल देखिए। मुनीर आगे कहते हैं, हम न्यूक्लियर ताकत वाले देश हैं। वो न्यूक्लियर हमले की धमकी भी दे रहे हैं। मुनीर आगे कहते हैं, सिर्फ इतने पे वो नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सिंधु नदी भारत की निजी संपत्ति है। इस तरह की धमकियां मुनीर देते हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है और उस पैनल के जरिए हम कोशिश करेंगे कि इस सवाल का जवाब लिया जाए और समझा जाए कि डिप्लोमेसी किस ओर जा रही है। डॉक्टर रोहित सक्सेना का स्वागत कीजिए, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज की इस डिबेट में। राजेंद्र सोनी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आर के भार्गव मेरे साथ हैं, ही इज अ डिफेंस एक्सपर्ट, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विजय नारायण सिंह जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में मेरे साथ इस चर्चा का, इस परिचर्चा का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहला सवाल मैं अपने विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर राम श्रीवास्तव से पूछूंगा। सर, एक तो बहुत आश्चर्यजनक बात यह है कि अमेरिका के जो होमलैंड सिक्योरिटी जो उनका एक्ट है, उनका जो यूएसए पैट्रियट एक्ट है, वो परमिशन नहीं देता इस बात की कि अमेरिकी ज़मीन से कोई किसी को धमकी दे, परमाणु हमले की धमकी दे, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करे। ये सब कुछ अमेरिका की शह पर हो रहा है क्या? पाकिस्तान को खुली छूट अमेरिका ने दे दी है? सर, पाकिस्तान
जो कुछ भी बोल रहा है उसके पीछे हम्म। जो मंतव्य है ट्रंप का है, और ट्रंप का क्यों है, कैसे है, वो भारत पर जो है एक अनैतिक दबाव डालकर हम्म। वो जो टैरिफ का बॉम्ब है हाँ। उसका सदुपयोग खुद के लाभ के लिए करना चाह रहे हैं, देश के लिए नहीं। हम्म। अमेरिका के प्रगति से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। वो हम्म। जो कुछ भी कर रहे हैं हम्म। उसका सीधा मकसद है वो अपना व्यवसाय हम्म। और सब जो है उनका ट्रम्प एम्पायर को बढ़ाने का है। यही एक कारण है कि वो जहां भी जाते हैं वहां से पैसे बटोरते हैं। सऊदी अरब से उन्होंने $3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है एक्सेप्ट करा लिया। ना केवल इतना, कहीं से हवाई जहाज गिफ्ट में लेते हैं, कहीं से कुछ लेते हैं। यहाँ भी जो कुछ चल रहा है उसकी तुलना एक मैं अंतर्राष्ट्रीय हम्म। एक डॉन के रूप में देख रहा हूँ। हम्म। हकीकत में ये जिस तरह से वो ये सब बातें कर रहे हैं, हम्म। उदाहरण के लिए उन्होंने 1 घंटे का समय बचा था चीन के साथ, और उस समय उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया 3 महीने के हम्म। लिए। क्यों कर दिया, क्या कारण था? इसका सीधा मतलब है कि अंदर अंदर वो जो है कुछ डिप्लोमेटिक साठगांठ चल रही है। हम्म। अब वो क्या हो सकती है, कैसे होती है, तो समय बताएगा। हम्म। लेकिन भारत पर जो दबाव बना रहे हैं वो हम्म। उसके पीछे सिर्फ 2 ही कारण है। हम्म। पहली चीज तो ये है कि वो भारत को घुटने पर टेकना चाहते हैं हम्म। आर्थिक रूप से, भारत की प्रगति से परेशान होकर। हम्म। लेकिन मुल्ला मुनीर ने जो वहां पर एक बात कही है वो हम्म। पूरे प्रश्न का उत्तर देती है। हम्म। मुल्ला मुनीर ने न्यूक्लियर अटैक का तो कहा ही है कि अगर हम डूबेंगे तो हम दुनिया की आधी पॉपुलेशन को डुबो देंगे, हम्म। यानी न्यूक्लियर बम। लेकिन यहाँ न्यूक्लियर बम जो उनके पास हैं, हम्म। उनका इतिहास और वहाँ नेशनल कमांड एक्ट का जो 2004 में इजाफा हुआ था, हम्म। 2007 से जिसको इफेक्टिव किया गया है, जी। उसमें उसकी जिम्मेदारी किसको दी है? एक लेफ्टिनेंट जनरल को। जो नेशनल कमांड एक्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें सरकार का, सिविलियन सरकार का और दूसरे अथॉरिटीज का कहीं भूमिका नहीं है। उसमें एक एमओयू अमेरिका के साथ हुआ है, ये ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है, जो कि ये बताता है कि अमेरिका की जानकारी पाकिस्तान के हथियारों के भंडार पर है। और अमेरिकन एम्बेसी में एक ऑफिसर स्पेशली रहता है जो इन पर निगरानी करता है। पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर आर्म्स हैं वो 5 जगह पर रखे गए हैं। वो ऐसे नहीं है कि बटन दबाए और चल जाएं, उनको इकट्ठा करके उनको इंटीग्रेट करके फिर कहीं लॉन्च किया जा सकता है। और उसकी जानकारी पूरी तरह से अमेरिका को 2010 के बाद बेहतर है सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आऊँगा सर। बड़ा पैनल मेरे साथ, और मैं चाहता हूँ कि सभी वक्ताओं को एक पूरा मौका मिले इस विषय पर बात करेंगे। इससे पहले कि मैं बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊँ, मैं भार्गव सर के पास जा रहा हूँ। भार्गव सर, ये कोई नई बात तो है नहीं। पाकिस्तान इतिहास अगर खंगालें तो कई बार ऐसा मौका आया है जब पाकिस्तान ने भारत को न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है। लेकिन इस बार ये मामला अलग अलहदा इसलिए क्योंकि अमेरिका हमारा एक सहयोगी है, हमारा एक मित्र राष्ट्र है, और उनकी ज़मीन से पाकिस्तान के सेना प्रमुख इस तरह से बात करते हैं, इतने कड़वे बोल बोलते हैं। और अमेरिका जो खुद को बहुत बड़ा मीडिएटर बताता है, नोबेल पुरस्कार के लिए सिफारिश हो गई है ट्रंप की कि भाई इनको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, और पाकिस्तान जैसे देश इसकी सिफारिश भी करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उनका जो खुद का एक्ट है सर, 2002 का होमलैंड सिक्योरिटी एक्ट और यूएस पैट्रियोटिक एक्ट 2001 का, वो मतलब अमेरिका ने अपने नियमों और कायदों के भी बिल्कुल ताक पे रख दिया। और किसको प्लीज करना चाह रहा है अमेरिका? एक पाकिस्तान जैसे मुल्क को खुश करके प्लीज किसको करना चाह रहा है अमेरिका? अमेरिका जो प्लीज करता है वो अपने आप को करता है, ये बात एक बड़ी साफ हो चुकी। अभी तक अमेरिका का नजर थी हमारे ऊपर, वो हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा था, वो अपने आप को हमारे ऊपर इम्पोज करना चाहता था जी। तो देखिए टैरिफ में उसके आ रहा है, उसमें क्या चीज है? उसका मेन एम हमारी एग्रीकल्चर और जो डेयरी प्रोडक्ट है उसको इन्वेड करना था। हमने उसको नल एंड वॉइड कर दिया जी। अब अमेरिका के पास दूसरा चारा आया कि उसने एक मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके हमको, जिसे कहना चाहिए कि दबाव डालना चाहता है, थ्रेट करना चाहता है। और ये जो भी मुनीर ने कहा है, मैं नहीं समझता कि ये मुनीर ने अपने मन से कहा है, बल्कि उसको प्रॉम्प्ट किया गया है अमेरिका की तरफ से इस तरह बोलने के लिए। यही बात मुनीर अगर पाकिस्तान में बैठ करके कहता
तो इसमें उतना वजन नहीं होता जो इंडिया के ज्यादा इफेक्ट करता। एग्जैक्टली लेकिन अमेरिका में जाकर के उसने इस तरह के वर्डों का इस्तेमाल किया है, इस तरह की धमकी दी है, इसका साफ मतलब दिखाई देता है कि उसको इस तरह की बात बोलने के लिए कहा गया है कि हमारी जमीन से तुम कहो, इसका बहुत बड़ा मीनिंग निकलेगा, पूरी दुनिया इसको सुनेगी और उससे हो सकता है हिंदुस्तान दबाव में आए या वो जो कंट्री जो इसके अलावा भी हैं। जब मुनीर कहते हैं कि आधी दुनिया को भी हम खत्म कर देंगे, तो हो सकता है कुछ नेशन वो भी हों जो हिंदुस्तान के ऊपर शायद थोड़ा बहुत दबाव लाए। तो मेरा तो कहना यह है, समझना यह है कि ये वर्ड मुनीर के अपने आप नहीं है, हालांकि उसमें उन्होंने दिल में छुपा रखे थे ये, लेकिन उसको कहने की हिम्मत, उसको कहने की जगह और उसको कहने का टाइम ये अमेरिका ने दिया है उसको, इंडिया को, स्पेसिफिकली इंडिया को टारगेट करने के लिए। ठीक है सर, मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जा रहा हूं, डॉक्टर रोहित सक्सेना। डॉक्टर रोहित, ये जिस तरह का नैरेटिव अमेरिकी ज़मीन से पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं वो दे रहे हैं, दूसरा ट्रंप भी बार बार पाकिस्तान को हर जगह तवज्जो देते दिख रहे हैं। सीज़ फायर का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान ने कहा कि भाई ट्रंप की वजह से हुआ है। अब ट्रंप ने ऐलान किया कि वो कमर्शियली और इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बूस्ट पाकिस्तान को देने जा रहे हैं, वहाँ पर एक ऑयल रिजर्व बनाया जाएगा और वो कह रहे हैं कि समय आएगा तो भारत भी खरीदेगा। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अमेरिका भारत का एक राष्ट्र, एक ऐसा दोस्त था जिस पर हम भरोसा कर सकते थे, जिसके भरोसे हमारा डिफेंस का बहुत सारा टाई अप उनके साथ चल रहा है, टेक्नोलॉजी टाई अप बहुत सारा चल रहा है, बहुत सारी इंडियन कंपनियों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बहुत सारी अमेरिकी कंपनियों ने नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बहुत सारी ट्रेजरी बॉन्ड्स हमारे पास हैं जो अमेरिका के हैं, जो लाखों करोड़ों के, हज़ारों करोड़ के हैं। लेकिन ये जो यू टर्न अमेरिका ने लिया है, ये क्या कहीं ना कहीं भारत की डिप्लोमेसी थोड़ी सी कमज़ोर पड़ी है या हम सख्ती से जवाब अमेरिका को नहीं दे पा रहे? डॉक्टर रोहित सक्सेना। वंदे मातरम, हर हर महादेव। अमित जी, अगर पहले तो अगर कोई आपने वहां प्रवक्ता लिख रखा हो जैसा आपने बोला था, उसको नेता बीजेपी करा लीजिएगा जी। दूसरा जो आपका सवाल है जी, देखिए पाकिस्तान की फितरत रही है, वो समय समय पे अपना बाप बदलता रहता है। कभी चाइना को अपना बाप बना लेता है, कभी गल्फ कंट्रीज के पास झोली लेके भाग जाता है। अब इस बार वो अमेरिका की तरफ मुंह उठा के देख रहा है। देखिए, अगर मैं भारत सरकार की बात करूं तो भारत सरकार ने अगर अमेरिका पर बहुत भरोसा कर लिया होता और अपनी निर्भरता करी होती तो कि स्टार्टअप नाम की जो एक चीज भारत में शुरू हुई जिसने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर के आया है जी, वो ना हुआ होता। अगर मैं स्टार्टअप की बात करूं 16 से लेकर 23 तक में भारत की जीडीपी में 10 से 15% तक का योगदान है इसका, जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एक पोर्शन है वो। अगर 2023 की मैं बात करूं तो 35 अरब का व्यापार इन्होंने किया है स्टार्टअप वालों ने, जो कि जीडीपी का 1% है जी। और 2025 तक 1,59,000 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दे दी गई है। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा, अगर आंकड़े की मैं बात करूं तो वही भारत जो 2014 के पहले रक्षा मामलों में अपने ऊपर 1/3 निर्भर करता था, आज वो प्रतिशत 88 पहुंच गया है। हमारे जो बच्चों के बनाए हुए ड्रोन थे उनका इस्तेमाल युद्ध में हुआ, ब्रह्मोस मिसाइल पे हम आ गए। अब देखिए, बड़ा विषय ये बनता है कि भारत अमेरिका से क्या लेता है और भारत अमेरिका को क्या देता है। उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है, एक है जेनरिक दवाई। जेनरिक दवाई में ग्लोबली हम नंबर 1 है। आप कॉस्मेटिक्स में कटौती कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा विषय नहीं है। जब जेनरिक दवाएं महंगी मिलेंगी अमेरिकन को, तो आपको क्या लगता है अंतःकलह नहीं होगा, वहां सिविल वॉर की ओर नहीं जाएंगे वो। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है, आईटी प्रोडक्ट्स हम उनको सप्लाई करते हैं, जिसमें वर्ल्ड में नंबर 3 पे खड़े हुए। रोहित जी, देखिए वो मैं विषय समझ रहा हूँ। टैरिफ ट्रेड के लिहाज से आपके पास आंकड़े बहुत सटीक होते हैं, इस बात की मुझे जानकारी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल भारत के लिए कर रहा है, मित्र राष्ट्र होने के नाते पाकिस्तान ने उसकी ज़मीन से इस तरह की बातें की हैं। मैं कह रहा हूँ कि भारत का स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन क्यों नहीं आ रहा है? मेरा सवाल ये है आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कह देते हैं ट्रंप को कि तुम भाई मेरे दुश्मन को अपने यहाँ क्यों पाल रहे हो? नहीं, आप समझिए, इसको एक स्ट्रांग इनिशिएटिव ही कह सकते हैं। हाँ। कि इसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री जी ने चाइना की यात्रा का डिसीजन लिया, तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका को जवाब ही है यदि आप उधर जाएंगे। दूसरा एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है एफटीए, जो हमारे विशेषज्ञ बैठे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के, उनको पता होगा एफटीए के तहत हमने बहुत ग्रोथ कर लिया और हमारे लिए इसके बाद अब रास्ते और खुल जाएंगे।
आप सोचिए 6000 से ज्यादा प्रोडक्ट का एफटीए हमने ऑस्ट्रेलिया से कर लिया है। ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। और अगर यूके की बात करें तो यूके से हम लोगों ने 100 मिलियन का समझौता किया एफटीए के तहत। तो ये अमेरिका खुद देखिए। अच्छा, और आप अगर ट्रंप का अगर थोड़ा सा चरित्र देखें तो जब कंबोडिया और थाईलैंड की लड़ाई हो रही थी, उन्होंने वैसे ही बड़ी मम्मी बन के बोला हमने इनका युद्ध विराम कराया। कंबोडिया ने तुरंत ऑब्जेक्ट किया, नहीं हमारा युद्ध विराम किसी ने नहीं कराया। आज ट्रंप के साथ स्थिति ये दिक्कत है कि वो अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लेकर के आए हैं और उस पर वो कहीं खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो कुछ भी अल्ल बल्ल सल्ल कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर रोहित, ठीक है। अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा। और जहां तक टैरिफ की बात है तो पहले तो 26% अप्लाई किया था, क्यों गिर गया खुद? हाँ, आप ये कह रहे हैं कि जवाब देने का तरीका दूसरा भी होता है। हमने ट्रेड के जरिए और हमने अपने इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए इनको जवाब दिया। मैं आ रहा हूँ डॉक्टर रोहित, मैं चाह रहा हूँ कि सभी लोग इक्वल पार्टिसिपेशन हो, डिबेट बोरिंग नहीं होनी चाहिए। अब मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं राजेंद्र सोनी। राजेंद्र, विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि भारत की जो डिप्लोमेसी है, जो इंटरनेशनल हमारी बातचीत है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ी है। पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका में पहुंचकर ये सब बातें कह रहा है, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि भाई इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन वर्बली करना चाहिए। उन्हें अमेरिका को बोलना चाहिए कि भाई अब हमारे मित्र हैं, आपके साथ हमारे इतने पुराने कारोबारी रिश्ते हैं, डिफेंस टाइज और तमाम दुनिया भर की चीज़ें, चाहे वो निक्सन से लेकर रोनाल्ड रीगन से लेकर अभी तक चला आ रहा है, जो भी ऊपर नीचे हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ रहें। लेकिन मुझे लगता है क्या इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए अमेरिका को? आपको लगता है डिप्लोमेसी थोड़ी वीक हुई है इस मसले पर, राजेंद्र सोनी? राजेंद्र जी, आपने म्यूट कर रखा, आपने ऑडियो अनम्यूट करिए सर। वी आर नॉट गेटिंग योर वॉइस। जी बोलिए। हेलो, अब आवाज आ रही है सर, प्लीज गो हेड सर। हाँ अच्छा, मैं ऑडियो म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। पहला तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की इस गैर जिम्मेदार धमकी की कड़ी निंदा करती है। जी, पाकिस्तान की सैन्य तानाशाही की ये मानसिकता को दर्शा रहा है। और जहां आर्मी चीफ ये राजनीतिक बयान तो दे दिया है, लेकिन मोदी सरकार की विदेश नीति की असफलता का नतीजा भी है, ये भी विशेष तौर से कहना चाहता हूँ। और विदेश नीति के असफलता होने पर ही पड़ोसी देशों के साथ संबंध बिगड़े हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से शांति और वार्ता की पक्षधर रही है। आपको तो मालूम ही है, दुनिया जानती है कि इंदिरा गांधी के शिमला समझौता हो या मनमोहन सिंह जी की डिप्लोमेसी की बात हो, हम राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा पर मजबूत हैं, लेकिन युद्ध की भाषा से नहीं बल्कि स्मार्ट डिप्लोमेसी से। अब मोदी की मसल पावर नीति है, जैसे बाला स्ट्रोक स्ट्राइक है, इस टाइप की जो स्ट्राइक है ना, उसने संबंधों को और ज्यादा खराब किया है और अब ये न्यूक्लियर धमकियों तक पहुंच गई है। कांग्रेस अगर सत्ता में होती तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर पाकिस्तान पर दबाव बनाते, न कि एक तरफा कार्रवाई। और कार्रवाई भी ऐसी आधी अधूरी जिस पर अभी तक ट्रंप बोल रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से या प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई स्पष्ट रूप से कोई इस पे बातचीत नहीं की गई है। राजेंद्र सोनी, आप क्या चाहते हैं? पहलगाम आतंकवादी हमले में हमारे लोग मारे गए, हम इंटरनेशनल दबाव के बारे में बात करें? हमने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, उसके लिए हमको इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी से परमिशन लेनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? और डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री देश के थे तो पाकिस्तान की क्या हालत थी, अमेरिका की क्या हालत थी, ये जग जाहिर है। ऐसा नहीं कि कोई इंटरनेशनली हम बहुत मजबूत थे। मेरी बात सुनी नहीं आपने, आप मेरी बात को सुनो। मैंने ये कहा है कि लगातार असफलता से, विदेश नीति की लगातार असफलता से ये चीजें खराब हुई है, ये मैंने बोला है। कौन चाहेगा डॉक्टर रोहित, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मुझे विजय सर के पास जाना। हाँ नहीं आपसे नहीं। आसिफ मुनीर की जो ये जो धमकी है, ये तो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग जिसमें से पाकिस्तान करता रहता है, ये तो इसकी पुरानी रणनीति है। ये खुद को डंप ट्रक कहते हैं और भारत को मर्सिडीज बता रहे हैं। ठीक है राजेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान आर्थिक संकट में है और वो आतंकवाद को निर्यात कर रहा है। कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान की सेना है वो आतंकवादियों से हाथ मिलाती है। न्यूक्लियर कमांड की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है।
ठीक है राजेंद्र सोनी, पहलगाम ठीक है मैं आ हमले रहा के हूँ। बाद राजेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। विजय नारायण सिंह जी मेरे साथ हैं स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार। विजय सर, दो तीन चीज़ें हैं मुझे जो मोटा मोटा समझ में आया। एक तो पाकिस्तान बहुत सारे फाइनेंशियल क्रंच में है। इसके अलावा ये जो पूरा मामला मुझे लग रहा है ये इंडो पैसिफिक और मिडिल ईस्ट का है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि भारत ने तो वो चीज़ नहीं करने दी जो पाकिस्तान चाहता था, लेकिन अफगानिस्तान, इराक, ईरान, तेहरान और चीन जैसे मुल्कों पर नज़र रखने के लिए पाकिस्तान एक बहुत अच्छा केंद्र है एशिया के अंदर। इंडो पैसिफिक की बात करें और यहाँ से मिडिल ईस्ट की निगरानी भी हो जाएगी। एक बड़ी वजह आप ये देख रहे हैं विजय सर? जी बिल्कुल। अमेरिका की आज से नहीं, ये सालों से बहुत पुरानी पॉलिसी है कि वो किसी भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश को, जो स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है, हाँ। उसको अस्थिर करने की हर संभव कोशिश करता है। जी। भारत में भी अगर उसका इतिहास देखा जाए तो तमाम एनजीओज के माध्यम से उसने समय समय पर भारत के अंदर चलने वाली, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वाजपेयी जी की सरकार रही हो, या किसी और की रही हो, या आज की सरकार हो, भारत के खिलाफ वो लगातार काम करता रहता है। और कुछ ऐसे अनावश्यक आंदोलन खड़ा करेगा, अनावश्यक ऐसे विषय उठवाएगा जिनका कोई औचित्य नहीं होता है। इसके ठीक पहले बाइडेन प्रशासन ने, आप गौर कीजिए, बांग्लादेश में सरकार अस्थिर करके वहाँ की सरकार गिरवा दी और अब वहाँ पे अपनी पिट्ठू सरकार बिठा दी। अब वो पाकिस्तान में ऐसा ही कर रहे हैं। पाकिस्तान उनका पुराना शिष्य है। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जी। आर्थिक स्थिति उसकी इतनी जर्जर है और जनरल मुनीर ने जो कहा है उसके एक बहुत दूरगामी मायने हैं। जी सर। ट्रंप साहब के बिना इशारे के मुझे नहीं लगता कि विदेश की धरती से और हमारे एक मित्र राष्ट्र की धरती से मुनीर अकेले ये हैसियत या ये हिम्मत जुटा पाएंगे। मुनीर साहब ने जो कहा उसमें एक चीज़ बहुत गंभीर बात है जी। पूरी दुनिया को इसको नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने जो ये कहा है कि हम तो डूबेंगे ही, लेकिन हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है एक न्यूक्लियर राष्ट्र की, और दुनिया के तमाम देशों को इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि अमेरिका को भी सोचना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने जब अफगानिस्तान में घुसने का प्लान बनाया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद जी, तो उसको एक खतरा था कि जब वो अपनी सेनाएं वहां उतारेगा तो पाकिस्तान की तरफ से प्रतिरोध हो सकता है। मुझे अच्छी तरह याद है और ऐसी तमाम रिपोर्ट्स हैं उस समय छपी भी थी जी, कि अमेरिका ने पूरा प्लान बना लिया था पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को उठा लेने का, इन्वेड करने का, क्योंकि उनको एकदम एक तरह से हटा लिया जाए, उठा लिया जाए। और ये सबसे गंभीर मामला दुनिया के लिए इसलिए है कि आसिम मुनीर उस सेना का नेतृत्व करता है जो आतंकियों को सहयोग करती है और आतंकियों के साथ रहती है, उनका साथ देती है, उनको ट्रेनिंग देती है, उनको पैसा देती है। तो पाकिस्तान का भी हमारे पूर्ववर्ती उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियर आर्म्स का जो भी कंट्रोल है वो वहाँ के सिविलियन अथॉरिटीज़ के पास नहीं है, वो सीधे सीधे सेना के पास है, सेना और आतंकवादियों के तो पास। ऐसी सेना जो आतंकवाद से मिलकर काम कर रही है उसके हाथ में न्यूक्लियर हथियार दुनिया के लिए कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। बेहतर तो है। मेरा यही कहना है कि दुनिया को इस पर गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर राम, एक तो मसला ये है कि नो फर्स्ट यूज जो ट्रिटी है भारत ने साइन की है कि वो पहले न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कोई कंट्री उनके ऊपर करती है तो रिटेलिएशन के लिए भारत उसका इस्तेमाल कर सकता है। एनपीटी को लेकर, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी को लेकर भी पाकिस्तान कुछ खास संजीदा दिखाई नहीं देता, और जिस तरह की धमकी मुनीर ने दी है कि आधी दुनिया को खतरा होगा, तो आपको लगता है इट्स अ हाई टाइम कि सारे मुल्क एक साथ आकर पाकिस्तान के खिलाफ सख्ती करने का वक्त आ गया है, एक कार्टेल फॉर्म कर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का वक्त आ गया है? डॉक्टर राम, बात तो सही है, खिलाफ उनके अगेंस्ट कार्य करने का, एक्शन लेने का समय उचित इससे अच्छा नहीं हो सकता। किंतु क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इतनी हिम्मत है कि वो आज की तारीख में इस तरह का कोई काम करे? अगर किया होता तो आज गाजा में इतनी दुर्दशा नहीं होती, किया होता तो आज यूक्रेन इस तरह से बर्बाद नहीं होता। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है चंद लोगों के हाथ के इशारे पर नाचते हैं, और इसलिए उनसे उम्मीद करना तो नामुमकिन है। रहा सवाल ये, 4 फरवरी 2004 को पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर जो अब्दुल कादिर खान साहब ने एक माफीनामा पेश किया था, पूरे देश से माफी मांगी थी
उनको जब इराक में अमेरिका का कब्जा हो गया तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले जिससे पता लगता था कि अब्दुल कादिर खान ने ये एटम बम की टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को बेचने की कोशिश की, 50 करोड़ डॉलर लेकर। और कहाँ पर, KMB नाम की उन्होंने एक बोगस कंपनी बना रखी थी दुबई में, उसके थे वो लीबिया को, ईरान को और इसके अलावा उत्तरी कोरिया को इसकी टेक्नोलॉजी बेचने को तैयार थे। उन्होंने जो गैस सेंट्रीफ्यूज मशीन हुआ करती हैं उनकी एजेंसी ले ली और दलाली करके उसका 10% फायदा बोल लेते थे और उसको इन्होंने इन लोगों को बेचना शुरू किया। वो मशीनें जिनसे कि यूरेनियम को एनरिच किया जाता है। यहाँ भी अनुमान है, उनको नजरबंद कर दिया गया था, अमेरिका को सौंप दिया गया था, अमेरिका ने उन्हें सच्चाई उगलवाई और इसके बाद अंतिम समय तक, हालांकि अब्दुल कादिर खान का पैदाइश जो हुई थी भोपाल में हुई थी, इनके पिता एक सिंपल टीचर थे लेकिन वो अहमदी थे और पाकिस्तान भाग गए थे। और हुआ ये कि पाकिस्तान के जो एटम बम हैं आज की तारीख में, क्योंकि एटम बम में जो कंटेनर हुआ करता है वो इम्पोर्टेंट है, उनके पास यूरेनियम तो है, इस समय बम की पूरी व्यवस्था है, किंतु डिटोनेटर नाम की जो चीज होती है वो ये बताती है कि इन बमों को हर 10 साल के अंदर रिफ्यूलिंग किया जाता है और रिफ्यूलिंग करने के लिए उनके पास कोटा में एकमात्र जगह है। कोटा का जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है वो साल भर में मुश्किल से 2 किलो यूरेनियम एनरिच करता है। ये टेक्निकल जानकारी अवेलेबल है और इससे ये पता लगता है कि पाकिस्तान के एटम बम जो है फुस बम है, वो किसी भी तरीके से कोई नरसंहार बड़ा नहीं कर सकते हैं। एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं उसको चुनौती देता हूँ कि उसकी क्षमता का, उसकी संहारकता का वो सिद्ध कोई प्रमाण करके बताए, है ही नहीं उनके पास। जो कुछ है आउटडेटेड है, एक बार बन गए। और एक एटम बम को रिफ्यूलिंग करने में पता है कितना खर्चा आता है जी? करीब 300 मिलियन डॉलर का, जो कि पाकिस्तान के बूते के बाहर है। वहां लोगों को खाने को तो मिल नहीं रहा है, पहनने को कपड़े नहीं मिल रहे हैं, लूटपाट चारों तरफ मची हुई है। इस समय वो खुशामद कर रहे हैं किसकी? अमेरिका की। क्यों कर रहे हैं? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को उन्होंने जो है आतंकवादी संगठन घोषित करा दिया। उससे क्या फायदा है? उससे ये है कि उसको फॉरेन एडेड, माने जबकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पूरी तरह वहीं की है, वो क्यों अटैक कर रही है? वो चाइनीज जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अगेंस्ट है। क्योंकि ग्वादर का इलाका पूरा का पूरा किनके पास है? ये बलूचिस्तान में आता है। अब वहां बिजली किसको दी जाती है? चाइनीज को दी जाती है। जो कुछ भी प्रिविलेजेस है चाइनीज को है। वो नहीं चाहते कि चाइना का कब्जा वहां पर खनिज पदार्थों पर हो, जिनमें तांबा भी है, यूरेनियम भी है और भी रेयर मिनरल्स हैं। लेकिन तेल की बात तो जो है ट्रंप ने बिल्कुल झूठी उड़ाई है कि वहाँ तेल के भंडार हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि वहाँ बलूचिस्तान में और पख्तूनख्वा में ऐसे कई इलाके हैं जिनका कि अभी तक खनिज पदार्थों का पूरा दोहन नहीं हुआ है। वहाँ पे सर मिनरल्स हैं, पन्ने की खदानें हैं, स्टोन की वहाँ बहुत सारी खदानें हैं, लेकिन ऑयल मिनरल्स, ऑयल को लेकर तो अभी कोई खास एक्सप्लोरेशन तो वहाँ पर नहीं हुआ। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूँ। भार्गव सर, जिस तरह की बात अमेरिका कर रहा है, मैं अभी नहीं, मैं 5 साल के बाद की बात कर रहा हूँ। अब ये बात तो बिल्कुल तय हो चुकी है कि भारत अब अपने कदम से पीछे नहीं हटने वाला है, चाहे वो जीएम फसलों की खरीदारी की बात हो या फिर उनके जो डेयरी प्रोडक्ट हो, जो नॉनवेज होते हैं, जहाँ क्योंकि उनकी गायों को मीट खिलाया जाता है चारे के रूप में। ये तो बात तय हो गई है। जैसे डॉक्टर रोहित सक्सेना भी बैठे हुए हैं, वो इस बात को डिट्टो करेंगे कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं, मना कर दिया कि भाई जीएम फसलें हम नहीं खरीदेंगे, ना तो हम आपके डेयरी प्रोडक्ट खरीदेंगे। लेकिन अमेरिका एक बहुत स्वार्थी मुल्क है। पिछले 25-30 सालों का इतिहास आप देखेंगे तो जिसके साथ फायदा है अमेरिका उसके साथ चिपक जाता है। अब यहां से अगला 5 साल इंटरनेशनल रिलेशन के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक चाइना ने ही ज़्यादातर जो हथियार है पाकिस्तान को मुहैया कराए हैं, लेकिन अब ये दोनों मुल्क पास आ रहे हैं, तो क्या जो अमेरिकी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, हथियार हैं, क्या अब उसकी सप्लाई पाकिस्तान को और बढ़ जाएगी और क्या इससे भारत को खतरा है आने वाले कुछ सालों में? भार्गव सर। देखिए, मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेकर के बात करूंगा। डन सर। सबसे पहले तो अमेरिका के बारे में, क्योंकि कुछ एक लोग कह रहे थे मित्र देश मित्र देश मित्र देश।
अमेरिका कभी भी हमारा मित्र देश नहीं रहा है। ये आप 71 से देख लीजिए, 30 साल और 25 यानी जो पिछले 55 साल है, इसमें उसका कोई भी एक्शन, हम उसको ये नहीं कह सकते उसने हमें ऐसे मित्र ट्रीट किया है। उसने जो भी हमें हथियार दिए हैं या जो भी मदद दी है वो हमें दोस्त मान करके नहीं दी है, बल्कि सिर्फ एक व्यापारी की नजर से उसने हमें कोई सामान दिया है जी। हथियार भी जो है उसने दिए वो एक व्यापारी के तौर के ऊपर वहां की अपनी इंडस्ट्री के दिए। वरना सन 71 में अमेरिका पाकिस्तान के फेवर में खुलेआम आया था। ये तो कोई दोस्ती का नमूना नहीं था, बिल्कुल नहीं था सर। इससे पहले भी कोई दोस्ती उसने नहीं निभाई थी और उसके बाद भी नहीं निभाई। आज भी उसका मेन मकसद, जिस समय हमने उसे मना किया, देखे F-35 वो हमें बेचने के चक्कर में था जी, हमने मना कर दिया। ये एक उसको एंटेगोनाइज करने वाली बात थी जिसको वो सहन नहीं कर रहा था और वो से ये सहन नहीं हो रहा था कि हम उसके बजाय रशिया से सामान लें। अभी अमेरिका को देखिए, वो एक हथियार बेचने वाला देश है। जहां जितना ज्यादा झगड़ा होगा, जहां जितने ज्यादा वार फ्रंट खुलेंगे, उसको वहां उतना ही फायदा है। ये तो एक बात है अमेरिका के बारे में। अब मैं आता हूं पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर इतना मेहरबान क्यों है। देखिए, पाकिस्तान की जो लोकेशन है, जियो पॉलिटिकल उसकी जो सिचुएशन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले भी उसने पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में कोई सी रूट नहीं था, बाकी अफगानिस्तान में जाने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। आज अगर वो पाकिस्तान को साथ में लेता है, जैसे पहले लिया था, उसको सी रूट भी मिलता है, वहां से अफगानिस्तान भी मिलता है, वहां से आज की तारीख में जो इंपॉर्टेंट और दूसरा रूट है वो है ईरान का। ईरान के लिए पहुंचने का जो जमीनी रास्ता है वो उसके पास या तो ऊपर से, नॉर्थ से है, सीरिया वगैरह की साइड से, या पाकिस्तान साइड से है। इसलिए पाकिस्तान को अपने काबू में रखना चाहता है ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। तीसरी चीज जो इससे पहले मैंने कही थी कि एक प्रेशर टैक्टिक्स है इंडिया के ऊपर, प्रेशर एग्जीक्यूट करने की, कि पाकिस्तान के थ्रू हम इंडिया के ऊपर प्रेशर डालें। दूसरे इसी में यह भी आ जाएगा थोड़ा बहुत कि अगर जब पाकिस्तान का युद्ध होता है तो कुछ ना कुछ हथियार वो पाकिस्तान को देगा, उसको बेचेगा, हमारे हाथ टाइट हो जाएंगे, शायद सोवियत यूनियन से हमें उतनी जल्दी कोई हथियार ना मिले। इसके अलावा पाकिस्तान का इस्तेमाल उसने ईरान के खिलाफ करना है, तो इसलिए पाकिस्तान को अपनी गोदी में बिठा करके रखना उसके लिए जरूरी है, या कह लीजिए मैं तो कहता हूं कि वो मजबूरी है उसके लिए। तो ये सारी चीजें वो है जो कि आज की तारीख में मुनीर को इतनी इंपॉर्टेंस देती है कि एक बार उनको डिनर के लिए बुलाता है, उसका फिर 1 महीने 1.5 महीने में वो दोबारा उनको वहां पर बुलाता है और उनकी जमीन से मुनीर से वो कहलवाता है जिसका सीधा टारगेट हिंदुस्तान है। और जो भी उसने वहां पे मुनीर ने कहा है उसका मेन मकसद, असली जो टारगेट था वो हिंदुस्तान को टारगेट करने का ही था। ठीक है डॉक्टर रोहित, अब जो रहा सवाल आगे 5 साल बाद का, जी। तो देखिए 5 साल शायद बहुत लंबा समय है। अभी देखिए अगले साल 26 नवंबर दिसंबर में शायद अमेरिका में इलेक्शन होने हैं। उस इलेक्शन में आज की तारीख में जो लग रहा है उसमें यह नहीं लगता कि मुनीर की रिपब्लिकन पार्टी शायद वहां पर पावर में आ पाए। अगर डेमोक्रेट आए तो जो मुनीर, जो ट्रंप इतने मजे से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, शायद उनकी इस उछल कूद के ऊपर बहुत बड़ा एक विराम लग जाए, ताला डल जाएगा। वो इतनी आसानी से कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ठीक है सर। और वैसे भी जो ट्रंप का है अभी कोई ज्यादा उसको हम ये नहीं कह सकते कि उसको थर्ड टर्म भी मिलेगा, तो जो कुछ करना चाहता है इसी में करना चाहता है, इसलिए 5 साल अभी बहुत दूर है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर रोहित सक्सेना, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक कह दिया था कि अपने किसानों के हित के खिलाफ हम नहीं जाएंगे, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह का दावा अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहा है टैरिफ के जरिए, वो अब भारत के ऊपर नहीं है, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, किसके साथ कारोबार करेंगे, किसके साथ नहीं करेंगे। लेकिन चाइना एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने के लिए राजी हुए, लेकिन चाइना हमारे एक पड़ोसी मुल्क है जिसने हमेशा हमारे पीठ पे छुरा घोंपा है।
चाइना पे हम कभी विश्वास नहीं कर सकते, चाहे वो गलवान की बात रही हो, चाहे LAC पे होने वाली तमाम छुटपुट घटनाएं रही हों। चाइना के खिलाफ, चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये हर कोई जानता है। ऐसे में पाकिस्तान को, अमेरिका को देखते हुए SCO समिट में जाना, वहाँ पर चाइना से करीबी बढ़ना, रशिया हमारा एक नेचुरल एलाई है, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन चीन के बहुत ज़्यादा करीब जाना खतरनाक नहीं है? देखिए अमित जी, पहले तो मैं दो बातें रखना चाहूँ जो डिबेट में आई, आपने मुझे काउंटर करने का मौका नहीं दिया। हाँ प्लीज प्लीज सर। हम उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो 1947 से आज तक एक स्थिर सरकार नहीं दे पाया। हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि ट्रंप तो बार बार बोल रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। क्या उस दिन सदन की चर्चा इन्होंने नहीं देखी थी? ये सो गए थे या छुट्टी पे थे जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में खड़े होकर के ये बात कही? और जिस शिमला समझौते के लेकर के ये अपनी पीठ थपथपा रहे थे, तो जुलाई 1972 में हुए समझौता को, जिसको इंदिरा भुट्टो समझौता भी कहते हैं, उसमें भारत के 3800 सैनिक शहीद हुए थे और 9800 से अधिक सैनिक जो है घायल हुए थे। अगर मैं तत्कालीन मुद्रा दरों की बात कर लूं तो 200 करोड़ का नुकसान हुआ था युद्ध में। अच्छा, उस पूरे युद्ध का क्रेडिट किसने ले लिया? इंदिरा गांधी ने स्वयं को, और 1971 के दिसंबर माह में अपने आप को भारत रत्न दिलाला। लेकिन जो सैम जनरल सैम थे, उनको फील्ड मार्शल बनाया 1973 में। आप समझ रहे हैं? इस सारा युद्ध जाके इंदिरा गांधी लड़ाई। तो कम से कम ऐसे समझौतों की बात मत ना किया जाए जिसमें स्वार्थ देखा गया। ये बहुत आपने सेना जो शहादत करी, जो घायल हुए, जो देश को नुकसान हुआ, उसमें भी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आया। दूसरी बात देखिए, जहां आप तक आप चाइना की बात, क्योंकि देखिए पाकिस्तान हमेशा इधर उधर खेलता रहा है और ये ऐसा नहीं हम उसके करीब जा रहे हैं, ये डिप्लोमेसी का हिस्सा है। ये कहीं ना कहीं इंगित करता है अमेरिका को, यदि आप हमारे दुश्मन देशों के साथ जाकर के खड़े होकर व्यापार करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे, तो हमारे लिए भी मार्केट खुला। और चाइना को तो मैं तो पिछली बार भी मैंने आपको बोला, यही फिर मैं बात करूंगा, स्टार्टअप ने 40,000 करोड़ का नुकसान किया। तो मतलब आप इंडिया की आप डिप्लोमेसी को देखिए कि किस तरह से अपने केवल कार्यों से चीजों को दिखा रही, केवल बोलने से कुछ नहीं होता। और जो चीजें आप बोल करके चैनल पे जा रहे हैं, उसके परिणाम क्या थे जनता को वो नहीं बताएं। जो इतनी शहादत के बाद जमीन आपके कब्जे में आई थी, वो भी आपने दे दी और पीठ थपथपा लिया अपनी, खुद को भारत रत्न दे दिया, पीठ थपथपा लिया आपने। तो कम से कम देश से बड़ा स्वार्थ आपका नहीं होना चाहिए। जो आपने दिखाया शिमला समझौते में, जिसको लेकर के आप पीठ थपथपा रहे थे, ये इस तरह की कथनी करनी आप कम से कम जनता के सामने पूरी रखिए। आधा अधूरा ज्ञान नहीं दिया करिए। क्या प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला था सदन में? आप मुझे बताइए, जो इन्होंने आपके चैनल पे आके झूठ बोला, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, ट्रंप बोल रहा है। इस तरह का झूठ बरसेंगे क्या चैनल पे आप बैठ करके? और उस पाकिस्तान के मतलब तरफ से आप बोल रहे हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। और जो आप यहाँ बोलते हैं वो वहां के मीडिया में हेडलाइन होती है, जो वहां की सरकार बोल रही होती वो आप यहां से बोल रहे होते। मुझे तो समझ में नहीं आता कभी कभी कि आप भारत से हैं या पाकिस्तान से, किसका सहयोग कर रहे हैं आप? आपको भारत के पक्ष में बोलना चाहिए। जवाब ले लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, अमित जी 10 सेकंड और दे दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जब हमारे सांसद बाहर गए, तो आप शशि थरूर से नाराज हो गए, मनीष तिवारी से नाराज हो गए, क्योंकि उन्होंने भारत का पक्ष रखा और आपको कांग्रेस का पक्ष रखवाना था। कांग्रेस इससे बड़ी है क्या? वो भारत का प्रतिनिधित्व करने गए थे, देश का प्रतिनिधित्व करने गए थे, आपकी पार्टी का नहीं। आपने उनको साइडलाइन कर दिया। बोलने वाले लोगों में भी सदन में उनका नाम नहीं दिया कि ये बोलेंगे। कितनी गंदी बात है यार, कि आप पार्टी के और व्यक्तिगत स्वार्थों पर हमेशा राजनीति करते चले आए और जनता को यह पता चल गया है। इसीलिए 14 से लेकर के अभी तक जो आप परिणाम देख रहे हैं वो आगे आप देखते रहेंगे। ठीक है, जवाब ले लेते। राजेंद्र सोनी जवाब दीजिए। राजेंद्र सोनी, कि मैंने सारी बात इनकी सुनी है। इनके पास सिवाय इस तरह की बातों के अलावा कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सदन में बोले थे, क्या बोले थे? अमित भाई एक भी बात मेरी गलत हो बताइए। सदन के अंदर ये एक्सपर्ट बैठे हैं इंटरनेशनल की फालतू की चीजें, मेरी अगर एक भी बात गलत हो तो मुझे बताएं। आपको आज शशि थरूर याद आ रहा है? शशि थरूर की बात हमें याद नहीं आ रहा, आप भूल गए इसलिए याद दिला रहे हैं। हमें याद नहीं आ रहा। आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आपने दिखाई नहीं राजनीति, जो भारत के प्रतिनिधित्व करके भारत के ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा कर रहे थे, तो आप यहाँ कुकुला के बैठ के देवरानी जेठानी की तरह। आपको पता है उस वक्त क्या परिस्थितियां थी? जब शिमला समझौता हुआ था, उस वक्त क्या परिस्थितियां थी?
पाकिस्तान ने अपने 98,000 सैनिकों को लेने से ही मना कर दिया था। कहते हैं कि ये तो गद्दार है, इन्होंने हथियार डाल दिए, इनका हम क्या करेंगे। पहली बात तो आंकड़े के लिए 90,000 सैनिक थे, 98,000 सैनिक नहीं थे, 9800 सैनिक हमारे मरे थे। दुश्मन के फौजियों के वहां पर रख रखाव करना पॉसिबल नहीं था। उनके 90,000 सैनिक थे, 98,000 नहीं थे, 9800 हमारे मरे थे। आंकड़े कम से कम सही दीजिए, और आप जब हमारे सामने बैठे तो आंकड़ों को पहले फिर से चेक कर लीजिए। आंकड़े आपके झूठे हैं, आपकी मेरे अगर एक आंकड़े गलत निकल जाएंगे, रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, एक आंकड़े अगर निकल जाएंगे, अरे झूठी पार्टी आपकी है, झूठी आपकी है, झूठे आप है, देश को झूठ हमेशा आप सर्व करते चले आ रहे हैं। मेरे एक बार इतने एक्सपर्ट बैठे हैं, गलत साबित कर दें, राजनीति छोड़ दूंगा। क्या बात करते हैं आप? आज आके अल्लाह कुछ भी बोलने लग जाते हैं आप लोग चैनलों पे। लूट पता आता कुछ नहीं होता आप लोगों को। 98,000 सैनिक बना, अरे 90,000 सैनिक थे, 98,000 कब हो गए थे? 9800 हमारे मरे थे, अब घायल हुए थे, 3800 हमारे मरे थे। यहाँ पर सवाल उठाते हो कांग्रेस पार्टी की निष्ठा पर, कांग्रेस पार्टी की निष्ठा ही आपकी पर, ये निष्ठा थी कि आपने जनरल सैम को जो है अवार्ड देने के बजाय खुद को भारत रत्न कांग्रेस पार्टी ने 1973 में, और उनको 1973 में जाकर फील्ड मार्शल बनाया। ये आपकी निष्ठा है देश को लेकर के, ये निष्ठा है आपकी। फर्स्ट नीति है, इसमें बताइए, सारे लोग बैठे हुए हैं, इसे निष्ठा कहेंगे, स्वार्थ कहेंगे? खुद को पहले भारत रत्न सम्मानित कर लो, प्रधानमंत्री रहते हुए। सरकार की डिप्लोमेसी कमजोर जिस सैनिक ने पूरे 90,000 सैनिकों को जो सरेंडर लिया, उसको 1973 में देखेंगे भाई साहब। वाह, बहुत बढ़िया बात, मांग करती है, बहुत बढ़िया। अरे कांग्रेस पार्टी क्या हकीकत है, देश की जनता जान रही है। एनर्जी एजेंसी से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम मैं बता रहा हूँ, 65 साल आपने शासनकाल किया। पूछिए रक्षा विशेषज्ञ से, देश में एक एरोनॉटिकल वर्कशॉप है क्या? कांग्रेस हमेशा अब बनने जा रही पहली एरोनॉटिकल वर्कशॉप, डेवलपमेंट ये था देश को लेकर के आपकी निष्ठा। झूठे तथ्य पेश नहीं, हमारे हवाई जहाज खराब हो गए, विदेश बनने जाते थे, हमने आपको देश को लेकर निष्ठा बार कहा है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहा है आपने, बताइए मुझे। एक भी एरोनॉटिकल वर्कशॉप है क्या भारत में? पहली उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, जेवर में। बताओ, ये थी देश को लेकर निष्ठा। जो चीजें हमारे लिए जरूरी थी वो आपको बाद में दी, क्योंकि पहले परिवार देखना था। चलिए ठीक है, इंदिरा गांधी ठीक को है, अपने आप मैं विजय सर के पास जा रहा हूँ। ठीक है रोहित सक्सेना, I'll come back to you। राजेंद्र सोनी जी, लेट्स नॉट डिरेल द डिबेट। राजेंद्र सोनी जी, ये विषय वस्तु नहीं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। विजय सर, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत के लिए है, अमेरिका जैसे मुल्क को ये दिखाने की कि हमारी डिप्लोमेसी इतनी कमजोर नहीं है विदेश नीति के मसले पर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन राजेंद्र सोनी जी, रिलैक्स रिलैक्स। राजेंद्र सोनी जी, रिलैक्स रिलैक्स, आई वुड कम टू यू सर। सर जस्ट होल्ड ऑन सर, धैर्य रखिए, मैं आ रहा हूँ। राजेंद्र सोनी जी, किसी भी तौर पे मैं राजेंद्र सोनी जी, आई कम बैक टू यू। पी सर शायद फोन कट गया है क्या, देखिए वो सुन नहीं पा रहे हैं। विजय सर, मेरा सवाल, माफ कीजिएगा बीच में वो बोल गए। मेरा सवाल विजय सर ये, क्या एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत के लिए भी है ये दिखाने के लिए डिप्लोमेटिकली कि भाई हम बहुत मजबूत राष्ट्र है, और अमेरिका कितना भी बड़ा सुपर पावर हो, डॉलर की डोमिनेंस हो इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन हमारी भी अपनी पहचान, हमारी अपनी स्वायत्तता है, अपनी आइडेंटिटी है, हम दबने वाले नहीं हैं। विजय सर, भारत के पास ये क्षमता है, आज से नहीं, जब से आज़ाद हुआ तब से इसकी अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति रही है। और भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के जरिए अमेरिका को हमेशा अपने से दूर रखा, संबंध रखे, बातचीत होती रही, दूतावास खुले, सारी चीज़ें थी, व्यापार भी हुआ, लेकिन भारत कभी किसी खेमे के साथ नहीं गया। लेकिन हमारे रिश्ते सोवियत संघ के साथ उस समय बहुत अच्छे थे जी, अमेरिका के साथ नहीं थे। अमेरिका से उतने अच्छे रिश्ते नहीं थे, इसलिए नहीं थे कि अमेरिका को यह पसंद नहीं था कि हम सोवियत संघ के साथ क्यों हैं। क्यों? हम सोवियत संघ के साथ इसलिए थे कि हमारा रक्षा क्षेत्र, भारी उद्योग और तमाम ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में सोवियत संघ की जो मदद हमको मिलती थी तो उसकी टेक्नोलॉजी भी साथ में मिलती थी। अमेरिका ने हमको कभी भी अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं दी जी। जब भी उससे कोई उद्योग की बात की गई तो उसने कहा कि आपको टेक्नोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जो उत्पाद बना रहे हैं आप वह लीजिए। तो भारत ने कभी भी अमेरिका को उतने नज़दीक से अपने पास या अपने गले नहीं लगाया। इस मामले में इस बार थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की जनता का कुछ हिस्सा ट्रंप के पूरे चरित्र को समझने में थोड़ा विफल रहा है। जी जी जी, कि समझ इनकी जो ट्रंप का जो चरित्र है जी, वो कोई स्थिर चरित्र नहीं है। हमारे देश में एक बाबा को मैंने देखा
एक साधु को देखा, हवन करा रहे थे लोग, कोई कह रहा था कि ट्रंप सनातन का समर्थक है, उसको जिताने के लिए लोग हवन पूजन कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें डिप्लोमेसी में काम नहीं आती एग्जैक्टली। डिप्लोमेसी में आपका स्टैंड, आपकी बातचीत, ये सारी चीज़ें सब दुनिया देखती है, दुनिया सुनती है, और उसी पर आपका मूल्यांकन होता है। ठीक है भार्गव सर, मैं बार बार ये डिफेंस के लिए मैं थोड़ा खुद व्यक्तिगत रूप से भी चिंतित हूँ। क्या अमेरिका से रिश्ते ख़राब होने के बाद हम जो डिफेंस, हमारे डिफेंस जो मजबूती है, क्या उसमें कोई कमी आपको आती दिख रही है? या अमेरिका बाकी मुल्कों को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि हम उनसे डिफेंस इक्विपमेंट या हथियार ना खरीदें? क्या ऐसा हो सकता है? हमारा मेन मकसद आज की तारीख में ये नहीं है कि हम अपना डिफेंस इक्विपमेंट किसी दूसरे देश को कितना बेचते हैं, वो एक आगे की बात है। आज हमारा मेन एम ये है कि हम कितने स्वावलंबी होते हैं, हम अपनी डिफेंस में हथियार के लिए, आर्म्स एम्युनिशन के लिए हम अपने आप कितने सशक्त हो सकते हैं, कितने आत्मनिर्भर हो सकते हैं। जिस दिन हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो जाएंगे पूरी तरह से, उसके बाद आदमी सोच सकता है कि ठीक है हम दूसरे को बेच सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, आज की तारीख में भी हम कुछ डिफेंस इक्विपमेंट दूसरे देशों को बेच रहे हैं, लेकिन वो हम तभी बेच रहे हैं जब हम अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। अभी रहा सवाल अमेरिका का कि वो दूसरे देशों को इसके लिए प्रेशराइज कर सकता है, नहीं कर सकता है, उससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अमेरिका जो इक्विपमेंट तैयार करता है वो इक्विपमेंट हम जो छोटे हथियार हैं, छोटे हथियार, उसके ऊपर अमेरिका ज्यादा दखल नहीं देता है, क्योंकि वो हथियार दूसरे देश भी बनाते हैं और बेचते भी हैं। अभी रहा सवाल कि उसका हमारे ऊपर क्या असर होगा। तो देखिए, आज जितना हमने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी डेवलप की है, और डेवलप करने के बाद उसको अभी हमने पिछले 4 दिन में लाइव वार में हमने उसको यूटिलाइज करके देखा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से हथियार हैं जो चाइना के पास भी हैं, अमेरिका के पास भी हैं, या दूसरे भी देशों के पास में, जिनका कि कभी लाइव इस्तेमाल नहीं हुआ, वार में सीधा इस्तेमाल नहीं हुआ। दे आर नॉट टेस्टेड। हमारे हथियार आज की तारीख में टेस्टेड हैं। हमें पता है उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उनकी लिमिटेशन क्या है। उस हिसाब से देखते हुए कहते हैं ना, देखिए आपको ये जानना ज्यादा जरूरी है कि आप में कितनी ताकत है। डॉक्टर रोहित, मैं आ रहा हूं आपके पास। दुश्मन की ताकत को तो आप पहचान लेंगे जी, लेकिन अपनी ताकत को आपने नहीं पहचाना तो शायद आपके नुकसान होने के ज्यादा चांस है। ठीक है डॉक्टर रोहित, आज की तारीख में अपनी ताकत को पहचानते हैं। अमेरिका इतनी आसानी से हिंदुस्तान के ऊपर इस तरह का हाथ नहीं डाल सकता, सिवाय पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या दूसरे किसी देश से हमें धमकी दिलवा करके काम करने के अलावा। ठीक है, अभी तक शायद अमेरिका ने कुछ आगे भी किया। ठीक है डॉक्टर रोहित, यू वांट टू ऐड समथिंग सर, कुछ कहना है? जी, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक तो सबसे बड़ी चीज निकल के आई, जो अभी हमारे विशेषज्ञ महोदय आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे थे, उसमें एक सबसे अच्छी चीज निकल करके आई। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद 14+ कंट्रीज ने, जिसमें मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनई, चिल्लाई, ब्राजील, मिस्र, सऊदी अरब, कतर, ओमान, दक्षिण अफ्रीका, ग्रीस, बुल्गारिया, इन देशों ने इस देश में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड करी। जी, ये एक बड़ी चीज। ऐसा कब हुआ इस देश में, बताइए, कि हमने अपने हथियारों से लड़ा हो, विदेश में उसकी डिमांड बन गई हो? अरे हम बनाते ही नहीं थे कुछ, हम तो निर्भर रहते थे। मैं कह तो रहा, हवाई जहाज तक बनने हमारे यहाँ विदेश जाता था। ये पहला ऐसा युद्ध हुआ जब हमारे ब्रह्मोस मिसाइल ने जो करके दिखाया, 14+ कंट्रीज ने इसकी डिमांड करी। क्या ये आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर कदम नहीं है? इसकी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए? खुद को भारत रत्न देने की होनी चाहिए, और सेना प्रमुख को केवल पद्म विभूषण दे देना चाहिए? ये होता है कि कहां आप स्वार्थ देख रहे हैं, कहां आप देश को देख रहे हैं। जी अमित जी। ठीक है, अब डॉक्टर राम, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करें, विदेश नीति की बात करें, तो विपक्ष जिस तरह के आरोप लगाता रहा है कि विदेश नीति थोड़ी कमज़ोर हुई है, चाहे वह अमेरिका का मसला रहा हो, चाहे और भी मुल्कों के साथ हमारी बातचीत रही हो, क्या आपको भी व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि भारत की डिप्लोमेसी पिछले 10-15 सालों में कमज़ोर हुई जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, या आपको लगता है कि और बेहतरी हुई है इसमें? डॉक्टर राम। भारत के जो शीर्ष वैज्ञानिक हैं उनके संपर्क में हूँ। इंदौर में RR गेट हुआ करती है, डॉक्टर भवालकर यहाँ के डायरेक्टर थे, जो पद्मश्री हैं, और उनका इतना प्रतिष्ठित काम है। उनसे मेरी जब चर्चा हुई तो लिखित में चर्चा हुई, उसमें उन्होंने कहा कि
आज जो भारत प्रगति कर रहा है, पिछले 10 साल पहले हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। तो ये एक आम नागरिक का विचार नहीं है, एक साइंटिस्ट का ओपिनियन है। इससे आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में हर क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में, आपके रिसर्च के क्षेत्र में, इसके दो सामने उदाहरण है। कोविड जब आया था तब वैक्सीन किसने बनाई थी, कितनी कारगर है? अमेरिका की वैक्सीन क्या इतनी कारगर है? नहीं है। उसके साइड इफेक्ट अभी तक चल रहे हैं। हमारे यहाँ कितनी सक्सेसफुल रही और हमने दुनिया के कितने लोगों की जान बचाई। ना केवल वही एक एग्जाम्पल है, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें जो ड्रोन अटैक आ रहे थे उनको हमने कैसे तबाह किया? आकाश तीर से। आकाश तीर की जो इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी है आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ना तो अमेरिका के पास है ना चाइना के पास है। देखिए आज की तारीख में हमारे DRDO को, हमारे यूनिवर्सिटीज को, IITs को और दूसरे वैज्ञानिक संस्थानों को इतना फ्री हैंड दिया है, पैसे की कोई कमी नहीं है। जो चीज मंगाना हो मंगाइएगा, खुली दुकान है और आराम से जो है नए नए इक्विपमेंट आज की तारीख में डिफेंस में डेवलप हो रहे हैं। आज की स्थिति ये है कि अगले 5 साल के भीतर हम 99% हथियार अपने देश में ही बनाएंगे और दुनिया के सबसे सशक्त ताकतवर एक देश बनने की ओर हम बढ़ रहे हैं। मित्रों देखिए, एक सीधी सी बात है, आपके दर्शकों को बताऊं कि किसी जमाने में 1923 में $1 1 रुपया का नहीं था, 1 रुपये में $13 आते थे। 1947 में हमारा 1 रुपया 13 अमेरिकन डॉलर के घटकर $1 के बराबर हो गया था। आज अगर 1 रुपया $1 के बराबर होता तो आप एक महीने में कम से कम 1 ट्रिप अमेरिका की लगा लेते। लेकिन किस तरह से दुनिया को आर्थिक रूप से जर्जर करने का प्रयास करके अपनी इकोनॉमी को अमेरिका ने आज पूरी दुनिया में थोप रखा है। डॉलर की वैल्यू इतनी बढ़ा रखी है, लेकिन इन जो टैरिफ बम को फोड़कर अमेरिका अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। वो किस तरह से मार रहा है? इस तरह से मार रहा है कि उसके बाजार में जो रोजमर्रा की चीजें वो सब महंगी होती जा रही हैं। लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। ठीक है डॉक्टर राम, वक्त की थोड़ी सी कमी है, माफी चाहता हूँ डॉक्टर राम। आई एम वेरी सॉरी, वी हैव लेस टाइम, आई हैव टू रैप अ शो। ये शो खत्म करने का वक्त आ गया, लेकिन तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रोहित सक्सेना बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राजेंद्र सोनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर राम श्रीवास्तव ही वॉज अ फॉरेन एक्सपर्ट सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, RK भार्गव सर आपका शुक्रिया, और स्टूडियो में मेरे साथ विजय नारायण सिंह जी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो आदमी नींद में हो, कितनी भी गहरी नींद में आप उसे जगा सकते हैं, लेकिन जो शख्स सोने का नाटक करता है उसे कोई नहीं जगा सकता। और पाकिस्तान भी यही नाटक कर रहा है। आंख बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता। अमेरिका की ज़मीन पर पहुंचकर भारत को धमकी देने से कुछ खास नहीं होने वाला। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।